अखंड विद्याश्री में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। आज हम प्लांट डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये प्लांट का जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जैसे प्लांट बनते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनका ब्लूप्रिंट क्या है, उस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हम शुरू से कुदरत ने कैसे शुरू किया था वहीं से शुरू करेंगे, ताकि ये सीक्वेंस हमें केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे मैं पहले से ही कह रहा हूँ, जब कुदरत बनी थी तो सृष्टि में मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मिले थे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने थे, जो बेसिक मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स थे। और कहा जाता है जो कपिल वृक्ष है उसकी जड़ें आसमान में थी, और फूल, परंदे, वृक्ष और यहाँ पत्तियां सब नीचे की तरफ थी, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो मैं जानता हूँ कि सृष्टि के शुरू में कपिल वृक्ष को ऐसे ही दिखाया गया था। अब आते हैं, अब शुरुआत करते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनी थी। वही सृष्टि का शुरू का निर्माण था, जिससे भूमि पे बाकी बायोलॉजिकल लाइफ, आजीवन शुरू हुआ था। अब आ जाते हैं कि ये चार ऐसे इनर प्लैनेट्स हैं जो सूरज भगवान और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में हैं। जैसे वो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। मगर चारों में शुरुआत में 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी, पानी था, और वहीं से वो नीचे आए हैं। जैसे आप वो बादल देख सकते हैं, जिसे हम इंद्र भी कह सकते हैं। थंडर से बाद वो नीचे आकर भूमि पे पड़े थे। चलने के बाद वो सब समुंदर में आ गए थे, सागर में आ गए थे, और सागर से ही सारी बायोलॉजिकल लाइफ शुरू हुई थी। ये मैं दिखा चुका हूँ। क्योंकि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ए सेक्सुअल से सेक्सुअल प्रोडक्शन तक, सब पानी, समुंदर के गर्म पानी से सारी चीज़ें आती थी, उसकी भी चली जाती थी। ये शुरुआत है। वहीं से पहले मिनरल किंगडम के बाद प्लांट किंगडम, जब वृक्ष ही आए थे। अब वृक्ष ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक चलने से पहले मैं दिखा चुका हूँ बनाना और ऑनियन के बारे में। अब उसके बाद जब वृक्ष बड़े हुए तो सूरज भगवान की रोशनी, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ऊपर से नीचे आए थे, वो मिलकर ग्लूकोस और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोस इन जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, उनके लिए वायु बन जाती है, ये खाना बन जाता है। और जो ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड 97%, 21% ऑक्सीजन बन गई है, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर नाइट्रोजन बन गई है, वो 78% है। ये बदलाव सिर्फ भूमि में ही देखा जा सकता है, बाकी 3 प्लैनेट में नहीं है जो अंदर के हैं। वहाँ आज भी 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आप येलो या ऑरेंज कलर में देख सकते हैं। मगर भूमि में आप ब्लू और ग्रीन कलर का उत्पादन देख सकते हैं, जो वृक्ष और ऑक्सीजन के कारण है। अब यही ग्लूकोस और ऑक्सीजन एनिमल सेल्स लेते हैं, और उसके आधार पे वो एनर्जी बनाते हैं, एटीपी। वो भी मैं दिखा चुका हूँ कि कैसे ग्लूकोस और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोबारा बना देते हैं। साथ में एटीपी मिलती है, ताकि वो काम जो सेल के अंदर है, जो कुदरत के विपरीत है, उसके लिए एटीपी का होना ज़रूरी है। जैसे मैं कह चुका हूँ कि दो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाहर से सेल के अंदर जो ज़रूरतें हैं, उसके दो तरीके हैं। एक है पैसिव प्रोसेस, एक है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब कि जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है। जहाँ भी पानी ज़्यादा होगा, सेमी परमिएबल से दूसरी तरफ आ जाता है। ये भी हम साइंस से देख चुके हैं कि अगर सेमी परमिएबल मेमोरी डालेंगे, अगर बीकर के दो तरफ पानी है, अगर एक तरफ आप नमक डाल देंगे
तो वो पानी नमक की तरफ आके उसकी दिशा बढ़ जाती है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है। ये भी एक जीवन का सत्य है। अब उसको ही हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं, वो नॉर्मल है। मगर जब संतुलन बदल जाता है, बाहर की कंसंट्रेशन हाई है, लोअर की कंसंट्रेशन सेल में कम है, तो उसको अंदर से बाहर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जिसमें फॉस्फेट ही एनर्जी मॉलिक्यूल है। वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट निकाल कर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, जो नॉर्मल लेवल पे है। मगर जो सेकेंडरी प्रोसेस में है, वो एएमपी आ जाता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो भी मैं दिखा चुका हूँ। अब ये चीज़ें कुदरत ना कुदरत में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के संतुलन से जिस्म की गर्मी के आधार पे, ये भी एक चीज़ मैं दिखा सकता हूँ कि वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन अग्नि का है। और अग्नि के 3 हिस्से हैं। एक तो फ्यूल है, जैसे कि हड्डियाँ हैं, या मीथेन है, या ईथेन है, जो भी फ्यूल है। दूसरा, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और तीसरा, टेम्परेचर की आवश्यकता है। और जिस्म में अगर आप में ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है और गर्मी है, तो एक्शन होगा। और गर्मी नहीं है, 37 डिग्री नहीं है, तो एक्शन नहीं होगा। जो जब तीनों मिलते हैं, फिर जाके एटीपी उस चीज़ के लिए काम आती है जो अंदर की लोअर कंसंट्रेशन को बाहर की हायर कंसंट्रेशन के खिलाफ चल सकता है। ये किस्म की साइंस को जानना ज़रूरी है, ताकि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलें। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, टीचर भी हूँ, लेखक भी हूँ। और मैं जानता हूँ कि दुनिया की सबसे समस्या ये है कि हम कंसेप्ट को बच्चों को नहीं समझा रहे हैं। बच्चे समझते नहीं, फिर वो गोटा मार के उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भूल जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है, तो उसके कंसेप्ट को मैथमेटिकल डिज़ाइन से समझने की कोशिश कीजिए। वहीं पे दिव्यांक आपके लिए अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अगर दिव्यांक के आधार पे अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ऑल साइंसेस को समझेंगे, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं दिव्यांक के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो समझ आ रहा है, तो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर स्टूडेंट पूरी दुनिया में एक ही तरह से संपूर्ण ज्ञान अखंडता को ही समझे। अब आते हैं, अब जो पहला मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज है, जो सबसे ज़रूरी है। उसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर ब्रेन को इस्तेमाल करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, पानी और सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता है। इसके अलावा ब्रेन काम ही नहीं करेगा, जीवन काम ही नहीं कर पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा मान्यता दी, इसलिए मैंने इसे डिवाइन ड्रामा ग्लूकोज देख रहा हूँ। जो कुदरत ने पहले प्लांट किंगडम में पहले ग्लूकोज ही बनाया था। और ग्लूकोज को ही सेल रेस्पिरेशन, जैसे मैं पीछे दिखाया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें एटीपी बन जाती है। ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, जिसका आधार भी ई कोलाई से शुरू हुआ है। इसमें भी माइटल आरएनए है। मैं उस विषय में फिलहाल नहीं जाना चाहूँगा, डीएनए तक ही सीमित रखते हैं। वह दूसरा ग्लूकोज है, वो स्टार्च में बदलकर सीड में रह जाता है। वो सीड आगे कैसे बढ़ना है, वो स्टार्च उसको एनर्जी देता है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। और दूसरा, तीसरे लेवल पे ग्लूकोज ही फैटी एसिड, अमाइनो एसिड में बदल जाता है। वही प्लांट में स्टोर होकर इसके डेवलपमेंट पे चलता है। इसलिए 10 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज भी अनिवार्य है। अगर इस चीज़ तीन ट्रिनिटी को समझ सकते हैं, तो आगे जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब चलते हैं, हमने पहले ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड की बात कर ली है। अब हम अगले स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स आते हैं। और एनर्जी मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो चौथा एलिमेंट हिस्से में आता है, वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन मैं चौथा हिस्सा मानता हूँ, जो ऑक्सीजन के बाद आता है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन को मिलने से नाइट्रोजन बनती है। और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि 1600 डिग्री में ही ये संतुलन बन सकता है। इसलिए वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में पानी आने के बाद गर्मी से ही कार्बन से नाइट्रोजन बनी है।
उससे ही आगे नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी मॉलिक्यूल बने हैं। इससे पहले हम आगे चलें। अब नाइट्रोजन आ गई है, बन गई है, तो वो उसका पहला संतुलन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन बनती है, क्योंकि कार्बन में 4 हैं और 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं। मगर न्यूट्रल नाइट्रोजन में ट्राइवेलेंट है, इसमें 3 ही लगते हैं, तो NH3 बन जाता है, वो अमोनिया है। उससे ही आगे का प्रोडक्ट शुरू हुआ है। अगर कार्बन, मीथेन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 3 के साथ है, तो नाइट्रोजन आने के बाद उसमें जो ऐड होता है वो अमोनिया एक केमिकल स्ट्रक्चर में बन जाता है, और जो नाइट्रोजन संतुलन में है अनरिएक्टिव है। 20% नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव सिर्फ अमोनिया है, जो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट से बनता है। अगर वो सब केमिस्ट्री समझ आ जाएगी तो आगे जाने के लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं कि फिफ्थ एलिमेंट जो इम्पॉर्टेंट है वो फास्फोरस है। जैसे मैं इसमें पहले दिखाया कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन 1600 डिग्री में फ्यूशन के साथ बनता है, और मेरा मानना है कि फास्फोरस जो है वो सिलिका प्लस हाइड्रोजन से बना है। इस पिक्चर में पीरियोडिक टेबल में दे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कार्बन और नाइट्रोजन को आप सेकंड में देख रहे हैं, मगर जब थर्ड में आते हैं तो जो फास्फोरस है वो 15 है, और 15 जो सिलिका और हाइड्रोजन मिलकर ही बने हैं, ये मेरा मानना है। आप साइंटिस्ट इस पे कोशिश करके दुनिया को दिखा सकते हैं कि मेरी सोच ठीक है या गलत है, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमा है जिसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ दिव्यता तक ही रहना सकता हूँ, एक आइडिया दुनिया को दे सकता हूँ, वही आइडिया ये दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब जो पहला कंपाउंड बना है जो फास्फेट है, उसमें एक फास्फोरस है जिसके 15 प्रोटॉन्स हैं, और ऑक्सीजन 4 हैं जिसमें 32 प्रोटॉन्स हैं। ये जो उसके हैं 47 प्रोटॉन है। अब मैं जहाँ पे प्रोटॉन को इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री में एक नया एलिमेंट दुनिया को देना चाहता हूँ। अगर आपको कुदरत को समझना है, जैसे मैंने कहा कि शक्ति इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी है, और जो महाशक्ति है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई है। मगर जहाँ तक शक्ति की बात आती है, इन सब में है, वो जो शक्ति है, जो कोर है, वो प्रोटॉन्स हैं, वो पावर है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों एक बराबर हैं। क्योंकि ये संतुलन बन चुका है तो हम इलेक्ट्रॉन को भूल जाते हैं, प्रोटॉन को इजीली ले सकते हैं कि उसको समझ सकते हैं। तो फॉस्फेट में 47 प्रोटॉन्स हैं, मगर जब मोनोफॉस्फेट की बात आती है तो उसमें 49 हैं। ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, और नीचे आप देख लीजिए पी बीच में जो फास्फोरस है, मगर 3 जो साइड के नीचे वाले हैं वो नेगेटिव हैं, मीन अल्कलाइन हैं, वो ट्राइवेलेंट हैं। यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एक ऑक्सीजन है वो डबल है, वो न्यूट्रल है। ये आइसो, जो क्या कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन आइसोटोप, वो आयंस, आयंस कैसे बनते हैं, ये ट्राइवेलेंट आयंस है। 3 ही बन सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस में भी नाइट्रोजन की तरह 3 ही की यूनियन की जगह है। वही चीज इसमें नजर आ रही है। अब आ जाते हैं डीऑक्सीरिबोस। अब जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो फास्फोरिक एसिड है, दूसरा डीऑक्सीरिबोस जिसमें मिल पेंटोस शुगर है, ग्लूकोस है, हेक्सा शुगर है, जहाँ पे पेंटोस, इसमें एक ऑक्सीजन निकाली जा चुकी है। जैसे कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, वो फार्मूला सेम है, मगर जहाँ थी ऑक्सीजन 5 होनी चाहिए थी, अब इसमें 4 है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन इसमें से निकाल दी गई है। जो रिबोज है उसमें 5 होगा, डीऑक्सीज में 4 है, एक निकाल दिया गया है, वही दिखाने की कोशिश की। इसके आधार पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, कार्बन के 30 हैं, 6 इंटू 5, हाइड्रोजन के 10 हैं, 1 इंटू 10, और ऑक्सीजन के 32 है, 4 इंटू 8, टोटल 72 बन जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फास्फोरिक एसिड के जो 50 हैं और डीऑक्सी के 72 हैं। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की तरफ। उसमें एडेनिन जो केमिकल फार्मूला है
कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 5 है। अब इसमें ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन आ गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। उस नंबर ऑफ प्रोटॉन 70 हो जाते हैं, 30 कार्बन के, 5 उसके और नाइट्रोजन के 35, तो 70 है। जैसे डीऑक्सिस के 80 है, जहाँ पे 70 आ जाते हैं, क्योंकि उसमें 5 हाइड्रोजन के कम है और 5 ही नाइट्रोजन के भी कम है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कम है। अब थायमीन आ जाता है, दूसरा है जो एडेनिन और थायमीन का एक कॉम्बिनेशन बनता है। मैं जिसका जो केमिकल फार्मूला है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इसका प्रोटॉन जो फार्मूला है, नंबर है, कार्बन के 30 हो जाते हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, नाइट्रोजन के 14 हैं, ऑक्सीजन के 16 हैं, तो 66 बन जाते हैं। जैसे एडेनिन के 70 हैं और थायमीन के 60 हैं। अगर हम इन दोनों को भी जोड़ें तो 136 बन जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन है 136 प्रोटॉन। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एडेनिन और थायमीन में 136 प्रोटॉन्स हैं। इसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक डीऑक्सी के 80 हैं। अब आगे चलते हैं। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो साइटोसिन और ग्वानिन का है। और साइटोसिन का फार्मूला ये है कि कार्बन के 5 हैं, हाइड्रोजन के 5 हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कार्बन के 30 हैं, हाइड्रोजन के 5 हैं, नाइट्रोजन के 35 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं। मतलब कि 78 बन जाते हैं। ये फार्मूला आपको 78 प्रोटॉन्स हैं साइटोसिन में। जैसे एडेनिन और थायमीन में 106 हैं, साइटोसिन में 78 है। अब आगे चलते हैं। गुआनिन की बात आती है, इसका केमिकल फार्मूला कार्बन 5 4 है, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन है। इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। अब इसके जो प्रोटॉन है, कार्बन के 24 हैं, हाइड्रोजन के 5 है, नाइट्रोजन के 21 है और ऑक्सीजन के 8 होने से 58 हो जाता है। क्या आपको ये नहीं लगता 78 प्लस 58 भी 136 है? ये कॉम्बिनेशन और उस कॉम्बिनेशन के एक ही हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर कि जो मुकम्मलपन, अखंडता आप कुदरत ने बनाया है, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर, वो कहीं ना कहीं दिव्यांग के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको परफेक्ट मैथमेटिकल डिज़ाइन जो कुदरत ने बनाया है, जिसके आधार पे सारी परफेक्ट चीज़ें बनी हैं, उसके लिए आपको दिव्यांग को ही समझना पड़ेगा। वो पहली बार जीवन में किसी ने 2015 के बाद ही दिया है। अब उसके आधार पे पूरी साइंस एक नए नए तरीके से चल सकती है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी मेरी यही कोशिश जो मैंने पिछले 60-70 साल में पाया है, या पिछले रिसर्च जो 30 साल में पाया है, मैं उसकी वो खूबियाँ दुनिया के जिसके आधार पे दुनिया का पूरा सिलेबस बदल सकता है, ताकि हर बच्चा दुनिया का एक ही पढ़े लिखे। और इसलिए मैंने सब त्याग करके अब इस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। एक नया सिलेबस अपनी किताबों के माध्यम से, कोरा के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें मैं आज़ादी के साथ अपने विचार अपने तरीके से रख सकता हूँ। मुझे किसी को से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना, मेरे सर के ऊपर कोई नहीं बैठा है। मुझे आर्टिकल जर्नल में नहीं लिखने हैं, किताबों में नहीं जब दूसरे मुझे पूछे कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को वही दूँ जो मैंने जाना है, पहचाना है। ये किसी की कॉपी नहीं है। ये यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लोगों को ये समझ आ जाएगी तो मेरी यूट्यूब, कोरा आंसर्स और मेरी किताबें, मेरी वेबसाइट से ज्ञान आपको मुफ्त में मिल जाएगा, जिसमें संतुलन आ जाएगा, नई रिसर्च परफेक्ट हो जाएगी। ये काम आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है, क्योंकि सबको पेरिशेबल चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। वो दुनिया को वो नहीं देना चाहते जो सूर्य भगवान देते 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 हैं। गिव गिव एंड फॉरगिव। लोग गेट गेट एंड फॉरगेट, वो पेरिशेबल चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं, मुझे खुशी है, मैं तो एक ही चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान संपूर्ण बने, सभी दुनिया में प्रेम हो। इसलिए ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिव्यांग बी डबल हेलिक्स में क्या है, वो दिखाने की कोशिश है। जैसे ऊपर लिखिए, डीऑक्सी रिबन की 72 है, फॉस्फोरिक एसिड के 50 हैं। जो दोनों चेन्स हैं, लेफ्ट एंड राइट जो चेन है, जो फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर की है, दोनों साइड पे जो चेन है, जो 5 सी और 3 सी से शुरू होता है, वो भी धीमे क्या है,
उसमें 122 प्रोटॉन एक साइड में है, 122 दूसरे हैं, दोनों में 244 है। इसे ध्यान में रखिए कि आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत चीज़ है। अब आ जाते हैं कि जैसे मैंने कहा एडेनिन के 70 हैं और थायमिन के 66 हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जैसे आप 2 देख रहे हैं, वो उसका संतुलन 136 है। मैं पहले भी दिखा सका, आप इस पिक्चर में आप साथ में देख सकते हैं। आप नीचे आइए, साइटोसिन और ग्वानिन की बात आती है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी 136 ही हैं, मगर जो ऊपर 2 हाइड्रोजन के हैं, जहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ये जो 2 और 3 का बॉन्ड भी देवियन के आधार पे ही है। बस यही अगर चीज़ समझ आ जाएगी तो मुझे समझते हैं कि हम आगे जाने के लिए और भी आसान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट डीएनए में और ह्यूमन डीएनए में कितना अंतर है। मुझे खुशी है कि मॉडर्न साइंस ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए एक तरीका दिया हुआ है। जब हम यूट्यूब चैनल में या गूगल में या किताबों में देखते हैं तो ये कहा जाता है कि प्लांट डीएनए में 7 to 8 स्ट्रैंड्स हैं और मेरा मानना है ये 7 है, 8 नहीं है। यही चीज़ मैं एक संतुलन लाना चाहता हूँ कि अगर मुझे लिखना है तो मैं यही कहूँगा कि प्लांट डीएनए में 7 स्ट्रैंड्स हैं, मेरे ह्यूमन डीएनए में 10.34419 स्ट्रैंड्स हैं। मैं स्पेसिफिक प्रिसाइज कंसाइज चीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वही पिक्चर आप नीचे भी देख सकते हैं। बेस ग्रुप में आप एडेनिन और थायमिन को देख रहे हैं, ग्वानिन और साइटोसिन को देख रहे हैं और वो स्पाइरल को देख रहे हैं और दोनों की तरफ देख रहे हैं। ये चीज़ अगर समझ आ जाएगी तो आपके लिए, मगर मेरा मानना है अगर प्लांट डीएनए को अगर समझना है तो आपको ह्यूमन डीएनए बी डबल हेलिक्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला वही है, स्टैंड्स अलग है। आप इसके लिए मैं आपको ह्यूमन डीएनए की तरफ ले जाता हूं ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। अब आते हैं कि ह्यूमन डीएनए का परफेक्ट जो है ये मॉडल है, ये क्रॉस सेक्शन है, वो आप देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब ह्यूमन बी डबल हेल्थ का सौभाग्य जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये दो दोस्तों का है जिन्होंने मिलकर इस मॉडल को बनाया जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके आधार पर दोनों को 1953 में नोबेल प्राइजेस मिले थे और मैं मानता हूँ ये योगदान बहुत बढ़िया है। साइंस का वो चीज़ है जो एक नए तरीके से केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने पेश किया गया है। इसे 70 साल हो चुके हैं, मगर 70 साल में इसके आधार पे जेनेटिक स्ट्रक्चर ने एक अलग मोड़ ले लिया है। तो जहाँ तक कि क्रेडिट इनको जाता है तो इस वक्त मैं इस पे ही क्रेडिट देता हूँ और कहूँगा कि ये जो मॉडल उन्होंने दिया है उसकी शुरुआत बड़ी अच्छी है। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उसका आधार एंशियंट इंडियन विजडम, इम्पेरिकल विजडम और मॉडर्न साइंस की कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी मॉडर्न साइंस या मैथमेटिशियन को गलत नहीं कर रहा, मगर ये जरूर कह रहा हूँ कि जो मैन मेड कंसेप्ट हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री है, अच्छी शुरुआत हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके आधार पे ही मैं भी दिव्यांग को देख पाया हूँ। अगर वो ना होते तो मैं नहीं कर पाता, इसलिए मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। मैं तो यही कर रहा हूँ इन सब के काम के आधार को समझकर उसको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, मैं तो दुनिया को ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान देना चाहता हूँ। मैं किसी को यही कहना कि आपने सोचा है बहुत बढ़िया काम है, मगर कुदरत के साथ नहीं जुड़े हैं। मुझ में और बाकी वाले मैथमेटिक्स साइंस में है वो मैन अपनी सोच से कर रहे हैं और मैं कुदरत की सोच से कर रहा हूँ, यही एक अंतर है। अब आ जाते हैं कि जो नॉन बी डबल हेलिक्स है उस मॉडल को हम समझने की कोशिश जो वाटसन एंड क्रिक ने दुनिया को दिया था। उनका मानना है जो विथ है 20 एंगस्ट्रैम है और जो हाइट है वो 34 की है। ये जो 20 और 34 का वो है। ईच स्टैंड इज 3.4, ये दुनिया को दिखा चुके हैं। नंबर ऑफ स्टैंड 10 है, ये भी दिखा चुके हैं। माइनर ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉम का है, वो भी दिखा चुके हैं। मेजर 22 है, ये भी दिखा चुके हैं। 2 एनक्लोजिंग चेन्स ऑफ डीऑक्सी शुगर और फॉस्फोरिक एसिड की चेन है, वो भी दुनिया जानती है। अपोजिट 3 कार्बन 5 कार्बन ऊपर है और नीचे उल्टा है, वो भी दिखा चुके हैं। और नाइट्रोजन चेन है, एडेनिन और थाइमिन की एक कॉम्बिनेशन है, ग्वानिन और साइटोसिन की दूसरी कॉम्बिनेशन है। उनके बाइंडिंग चेन 2 और 3 हाइड्रोजन के हैं। ये सब खूबियाँ उन्होंने दिखाई हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। उन्होंने मेरे काम को आसान कर दिया था। वो देख मैं जो बदल रहा हूँ
वो सिर्फ दिव्यांग के कारण है, मगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अच्छा है, मगर दिव्यांग से और भी परफेक्ट हो सकता है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज चलते हैं। आप इस पिक्चर में आप वही देख रहे हैं जो मैंने पहले दिखाया है। आप इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं। आप आगे चलते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक 5 कार्बन शुगर बाइफास और रिबोस और डीऑक्सी रिबोस है, और नाइट्रोजन बैंक। तो तीनों चीज जिसमें 5 एलिमेंट आते हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ये 5 एटम्स एलिमेंट से ही सारे कंपाउंड बने हुए हैं। और नीचे जो 3 और 2 का है वो मैं आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि वो भी आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर H और N है और नीचे NH HO के बीच में जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2 की ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि तीसरे अपने आप में संपूर्ण है, डबल बॉन्ड के साथ है, वो खुले नहीं है, इसलिए सिर्फ दो ही हैं, 3 नहीं है। जब आप साइटोसिन के और ग्वानिन की बात करते हैं उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन, क्योंकि तीनों ही खुले हैं और वो अपनी तरफ से एक दूसरे के साथ जुड़कर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है तो माल्टोज बनता है, तो उसमें से पानी ना बाहर आता है। सो पानी का हिस्सा जरूरी है, मगर जहाँ पे पानी के बदले सिर्फ हाइड्रोजन ही है पर पानी नहीं है। मगर ग्लूकोज में माल्टोज 2 ग्लूकोज में हाइड्रोजन निकला है, सुक्रोज में फ्रक्टोज उसमें से भी हाइड्रोजन निकला है, और लैक्टोज में गैलेक्टोज उसमें भी वाटर निकला है। वहाँ पे पानी है ग्लूकोज लेवल पे, मगर जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं, इसमें पानी का कोई नहीं है। ये एक चिन्ह है, वो भी मैं लोगों को समझाया केमिस्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि अगर वो समझ आएगी तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप कभी ना भूलें, एक बार सीखें, उसके दोबारा आप नई-नई चीज़ें सीखते जाइए, ताकि आपको 64 आर्ट की समझ आ जाए। और मैं हूँ बचपन से लेकर एक ही बात जानता हूँ तो मुझे इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनलर्निंग एंड रीलर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे अनलर्निंग लर्निंग नहीं की है, इसलिए शायद मैं पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज़ अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आँखें खोल के कर पा रहा हूँ, जो दुनिया का दूसरा आदमी नहीं कर पाया है। और उसका सौभाग्य मुझे मिला है तो सिर्फ़ यही है कि बचपन से लेकर आज तक जो भी ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता मैंने पाई है उसमें संपूर्णता ही रही है। और अपने विषय के आधार पे मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी दुनिया का हर इंसान संपूर्ण बनना चाहता है, अखंड बनना चाहता है, तो आपको परफेक्ट ज्ञान को जानना जरूरी है। जैसे मैंने अनकॉन्शियसली दिव्यांग के तरीके से सोचता समझता कर रहा था, मगर आज और भी आसानी से कर पा रहा हूँ। अब लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो परफेक्शन की तरफ ले जाता है। अगर ये समझ आ गई तो आगे चलना आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि मैंने इस दिव्य को मॉडल को दिव्य के आधार पे बनाया है 2015 के बाद, और इसमें परफेक्शन है। अब इसके आधार पे जब मैं दिखा चुका हूँ, अब एक नए तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में और मेरे मॉडल में कितना अंतर है। अब आते हैं दिव्यांक जो मैंने बनाया है उसके आधार में विथ 21 है, 20 नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य वो हर स्टैंड 22 एमस्टैंड है, जिसका वर्णन उन्होंने नहीं किया है। नंबर ऑफ स्टैंड 10.344 है, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसमें 10 और 12 के बीच में स्टैंड हो सकते हैं। वो भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्लांट में 7 ही होने चाहिए, 8 की भावना है, वो इम्परफेक्ट है। हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ 7 है, यहाँ पे 10.345, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, यही है। हाइट 33.9854 है, वेरी क्लोज टू 34। कोई दो माइनर ग्रुप 12 ही है, एंगस्ट्रॉम ही है, मेजर ग्रुप 22 एंगस्ट्रॉम ही है। 2 शुगर फास्फेट चेन वैसे ही है, अपोजिंग 3 5 भी वही है, सेंट्रल नाइट्रोजन की एडेनोसिन थायमिन भी वही है, ग्वानिन भी वही है, उसके बाइंडिंग 2 है या 3 है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है 20 विथ को 21 है, और 34 और 34 के पास ही है, और स्टैंड 10.344 है, और जो उसका स्पाइरल है वो 22 एंगस्ट्रॉम का है,
जी, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसके आधार पे जो ऊपर के 2 पिक्चर हैं, वो मॉडर्न साइंस वालों ने क्रॉस सेक्शंस के तरीके से दुनिया को दिए हैं और मैंने अपने माध्यम से दिव्य का जो प्रोडक्ट बनाया है, जो सिंबल बनाया है, वो नीचे है, वो मेरा बनाया हुआ है। आप दोनों ऊपर वाले 2 और मेरे वाले में आप सेम चीज़ देखेंगे। अगर ऊपर के जो राइट साइड का विंग है, उसमें एक एक्सटेंशन आउट है, वो कहीं न कहीं 22/21 को दिखा देता है। अगर बीच में देखा जाए, उसमें भी आप 10 पेंटागन्स देख रहे हैं, जहाँ पे भी आप 10 पेंटागन्स देख रहे हैं। और बीच में जो संतुलन है उसमें दूसरी पिक्चरों में उभर के नहीं आता है, वो छुपा हुआ है, मगर उसे मैंने 5 टेट्रागॉन में 0.34419 में दिखा दिया है। आप ये सोचिए, इनके सिंबल में भी कितनी संपूर्णता है, अखंडता है। अगर हम इस किस्म की साइंस समझेंगे तो हमें साइंस को आगे ले जाकर कुदरत से और भी अच्छी है। और मैं जानता हूँ कि दिव्य के आधार पे जो परफेक्ट डिवाइन मैथमेटिक्स है, हम दोबारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस सारी सब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारी जो ज्ञानता है, विज्ञानता है, प्रज्ञानता है, अखंडता है, उसमें संपूर्णता आ जाएगी। मैं वही संपूर्णता देखना चाहता हूँ, वो पूरे दुनिया के हर बच्चे को, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, सऊदी अरेबिया का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, सबको एक जैसा ही ज्ञान देंगे तो ही हम दुनिया में शांति पा सकते हैं। आज के दुनिया में लड़ाई इसलिए क्योंकि हमारी हमारी सोच ही गलत है, क्योंकि हमारा आधार ही गलत है। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा, क्योंकि जो उनको पढ़ाया गया उसके आधार पे वो सोचते हैं। जब पढ़ाई ही गलत है तो सोच भी गलत हो जाएगी। तो हमें संपूर्ण अखंडता लानी है तो दिव्य के आधार पे हमें करना पड़ेगा। मैं वही करने की कोशिश, बाकी जो समझते हैं वो चले, ना समझते हैं वो भी एक ना एक दिन नई जनरेशन में जब सवाल पैदा हो जाएगा कि हमें संपूर्णता चाहिए, तो वो दिव्यांग पर आने वाले हैं। वो कितने साल लगे मुझे पता नहीं है। ये इतिहास का हिस्सा है, वो अपने आप में गोल्डन शब्दों में उभर के आने वाला है। ये सिर्फ समय की बात है। हर चीज़ समय के साथ ही उभरती है। तो यहाँ तक मानता हूँ कि मेरा आज का काम काफ़ी हद तक हो गया है। तो हम लास्ट पिक्चर में हम इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।